हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय का टीएमए डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, जिसको मैंने पढ़कर और आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसकी मदद से अपने और भी सुंदर आंसर्स तैयार कर सकते हैं। ये आपकी मदद के लिए है कि किस प्रकार आप अपने आंसर्स को, अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वर्ष परीक्षाएं रद्द हो गई थी कोविड स्थिति को देखते हुए। तो आशंका है कि इस बार भी परीक्षाएं रद्द हो जाएं और आपको टीएमए के आधार पर ही मार्क्स दिए जाएं। तो जितना आप अच्छा उत्तर लिखेंगे उसके आधार पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो आपके लिए अच्छा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है और इसमें से दो दो प्रश्न दिए होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है, क और ख। पर मैंने यहाँ दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। तो इस पर थोड़ी चर्चा भी करेंगे ताकि आपको समझ भी आए, सिर्फ लिखे ना, उसे समझे भी। तो पहला प्रश्न है, मीरा ने अपने पद में जातक और मछली से स्वयं की तुलना की है। एक अन्य उदाहरण देकर आप भक्ति की भावना को प्रस्तुत करें। तो आप जैसा कि जानते हैं, मीरा बाई वाले चैप्टर्स को आप जब पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो मीरा जी हैं वे कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, वे उसकी भक्त हैं और कृष्ण की उपासना करती हैं। जो उनकी भक्ति है माधुर्य भाव की है, यानी जो वे भक्ति करती हैं वे उनको गिरधर गोपाल, सांवरा या प्रियतम एक प्रेमी के अनुसार प्रेम करती हैं और उनकी उपासना करती हैं। तो वो अपनी तुलना एक मछली से करती हैं कि जिस प्रकार मछली पानी के बिना व्याकुल हो जाएगी, उसका जीवन संभव नहीं है यानी पानी के बिना, उसी प्रकार वे भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में यानी उनके ना रहने पर, वे कहीं चले गए हैं, उनके वियोग में वो व्याकुल है, उनका मन व्याकुल है, वे पूरी रात नहीं सो पाती हैं, उनका शरीर दुबला हो गया है और उनके वियोग में अपनी स्थिति मछली और जातक से करते हैं। ये उत्तर लिखा है, आप इसको पढ़कर और समझकर अपने और अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने मानवीय संबंधों का आदर्श प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कि गोसाई तुलसीदास ने बहुत सारे अपने पदों और काव्यों में राम का और बहुत सारे पद इस तरीके के लिखे हैं जो मानवीय संबंधों को बहुत सुंदर तरीके से बताता है। यानी जैसे उन्होंने राम के विषय में लिखा है कि राम आदर्श हैं, वे आज्ञाकारी हैं। इसी प्रकार उन्होंने जो रामचरितमानस है उसमें आदर्श बेटे के रूप में राम को दिखाया, आदर्श भाई के रूप में भरत को दिखाया, आदर्श पत्नी के रूप में सीता को दिखाया। तो उन्होंने मानवीय संबंधों का एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि एक पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, स्त्री को, भाई को और पति को, और सभी वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी भूमिका अच्छी अदा करते हैं और उसका आदर्श प्रस्तुत किया है। इसलिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि तुलसीदास ने मानवीय संबंधों का आदर्श प्रस्तुत किया है, किस तरीके से इसको आपको सिद्ध करना है, इसको बताना है। तो इसमें ये आंसर जो भी मैंने समझाया उसको मैंने यहाँ लिखा है, आप इसे लिख सकते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। मैंने ये आप ध्यान देना, मैंने हर प्रश्न के दोनों ही ऑप्शंस के आंसर्स लिख रखे हैं, पर आपको एक ही करना है जो आपको अच्छा लगे। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव को किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है। बिहारी जी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उसमें रीतिकाल है, उसमें के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। तो उनके दोहों में उन्होंने कैसे बताया कि धन व्यक्ति के पास जब धन आ जाता है तो धन का कैसे उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, यानी धन के कुप्रभाव के बारे में बताया है। और बिहारी जी कहते हैं कि यदि अगर कोई नशा करता है या धतूरे का सेवन करता है तो कुछ समय के लिए
नशे में हो जाएगा और सब कुछ उसको ध्यान नहीं रहेगा, मदहोश हो जाएगा। पर जो धन का नशा है वो अधिक खतरनाक है, क्योंकि किसी मादक पदार्थ का सेवन करने से उसको कुछ समय तक नशा रहेगा, पर अगर उसके पास धन आ जाता है तो वो और अधिक खतरनाक है, क्योंकि उसके दुष्परिणाम भी शामिल हैं। ये उत्तर यहाँ पर यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ख ऑप्शन में अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता के अंत में मैं तोड़ती पत्थर का प्रयोग का क्या आशय है। अगर आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, वह तोड़ती पत्थर, जिसमें एक स्त्री के ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है। एक स्त्री मजदूरनी है, जो मजदूर है, जो पत्थर तोड़ रही है, बहुत धूप है उस जहाँ पे वो तोड़ रही है, और उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार सामाजिक मजबूरी में उस महिला को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, इतनी धूप में, कड़कती धूप में वो मजदूरी कर रही है, उस चीज को उन्होंने दर्शाया है। मैं इस चैप्टर को पूरा अच्छे से नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अधिक लंबा चैप्टर है, उसको समझाया भी और अच्छे तरीके से जाएगा, पर आंसर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने शुरुआत में, कविता की शुरुआत में कहा है वह तोड़ती पत्थर, और लास्ट में कहा है मैं तोड़ती पत्थर। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? तो शुरुआत में जब वो कहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, तो अमूमन जैसे हम और मजदूरों को देखते हैं, सभी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कही है, वह तोड़ती पत्थर, वह महिला तोड़ रही थी। पर जब वे उसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचने लग जाते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, और जब वो उस नारी के भाव से सोचते हैं, तो वो कहती है कि मैं तोड़ती पत्थर, यानी जो मेरी परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों में, इस विषमताओं में मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, और वो पत्थर को तोड़ रही है। समाज में जो विषमताएं हैं, अमीर गरीब, और उसको इस परिस्थिति में लाके खड़ा किया, तो उस विषमताओं को वो तोड़ रही है। तो अंत में वो कहती है, जो मजदूरनी है, कि मैं तोड़ती पत्थर। तो इस प्रकार ये उत्तर है, आप ये देख सकते हैं। अगला देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, पीढ़ियां और गिटियां वास्तव में साहित्य क्षेत्र के वृद्धों और युवकों की मानसिकता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। अच्छा, ये जो चैप्टर है पीढ़ियां और गिट्टियां, इसमें साहित्य क्षेत्र में, मतलब जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उस उनके बारे में बताया गया कि उस क्षेत्र में जो होता है लेखक या कवि या कोई भी, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, तो जो वृद्ध लोग हैं उनका स्वाभाविक कार्य क्या है, क्योंकि उनमें काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उन्हें जितना मिलता है उतने में वे संतुष्ट हो जाते हैं। पर उस क्षेत्र में इसे हरिशंकर परसाई ने लिखा है, जो व्यंग करते हैं, यानी उनको उन पर टोन कसते हैं कि अभी भी उन वृद्धों को, उन व्यक्तियों को अभी भी लालच है। एक वृद्धावस्था आ जाती है तो एक वृद्ध व्यक्ति जितना मिलता है उतने में संतुष्ट कर लेता है, पर उन वृद्ध व्यक्तियों को बुढ़ापे की अवस्था में भी लालच है, और ये सारी बातें हैं। जब आप ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। फिलहाल ये उत्तर आपके समक्ष है, आप देखकर उत्तर लिख सकते हैं। और साथ में युवाओं की मानसिक स्थिति के बारे में बता रखा है कि किस तरह युवा जो है भोग विलास करना चाहता है, मतलब सुख संपत्ति का जीवन व्यतीत करना चाहता है, कर्म बिना किए फल की कामना करता है, उसके बारे में ये दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला है, कुटुज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, इस कथन को स्पष्ट करें। कुटुज एक वृक्ष है, ये एक निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कुटुज एक पौधा है जो हिमालय क्षेत्र पर उगता है, और इतना हिमालय क्षेत्र में इतने परिस्थितियां बेकार हैं, फिर भी वो खड़ा है। तो और हमें जीने की प्रेरणा देता है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परेशानियां आ जाए,
हमें अपने जीवन में चलते जाना है और कार्य करते जाना है। तो इसी प्रकार इस प्रश्न में पूछा गया कि कुटुज मन पर सवारी करता है, यानी मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि विकट परिस्थितियों में भी उसका सामना करता है। आगे देखेंगे। जिजीविषा का विजय पाठ में आपको क्या संदेश मिलता है? अच्छा, जिजीविषा का अर्थ ही है जीने की इच्छा। ये जो अध्याय है ये रघुवंश सहाय जी के ऊपर है, जो अपंग है पर वे हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया। उनके दोनों हाथ नहीं है, वे पैरों से बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत सारे पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार उन्हें मिले हैं। तो उनके जीवन की कहानी है कि अपंगता हमारे लिए अभिशाप नहीं हो सकती। हम जब हमारे मन में संकल्प है तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी आत्मनिष्ठा से, आत्मशक्ति से सब कुछ कार्य कर सकते हैं। तो ये आप आंसर देख सकते हैं। फिर चौथे का ख ऑप्शन में दो कलाकार पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी कला कौन सी है और क्यों। अच्छा, इस चैप्टर में मनु भंडारी ने दो कलाकारों पर ये चैप्टर बनाया है। दो कलाकार, एक चित्रा है जो कि पेंटिंग करती है और दूसरी उसकी दोस्त है अरुणा। अरुणा का व्यवहार ऐसा है कि वह गरीबों की सहायता करती है, समाज में लोगों से मिलती है और लोगों की मदद करना चाहती है। पर चित्रा कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी वो देख रही है, बाढ़ की समस्या, भूखमरी, इन सब पर चित्र बनाती है। पर अरुणा जो है वहां पर जाकर वास्तविक रूप में वहां पर उनकी मदद करती है। तो मनु भंडारी ने, इस लेखिका ने बताया है कि दो कलाकार हैं और दोनों का सोचने का नजरिया अलग अलग है, पर असली जो कलाकार है वही है जो समाज सेवा करता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, जिस प्रकार अरुणा ने सोचा है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे, टिप्पणी के किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं समझाना चाहूँ तो कुछ शब्दों में समझाना चाहूंगी कि टिप्पण शब्द का सामान्य अर्थ होता है राय या सम्मति, लेकिन कार्यालयों में अलग अलग ऑफिस वर्क में जब एक फाइल में लिखा जाता है, प्रशासनिक कार्य में इसका उपयोग होता है। एक व्यक्ति जो छोटा जो कर्मचारी है वो एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, अपने उच्च अधिकारी को देता है, फिर वो उसको देखते हैं, उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं और अपने से ऊपर लोगों को भेजते हैं। तो जो भी कर्मचारी और प्रशासनिक कार्य उसके माध्यम से करते हैं उसे टिप्पण कहते हैं। उसकी चार विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। अगला प्रश्न है, आज का युग तकनीक का युग है, कंप्यूटर और इंटरनेट किस प्रकार हिंदी को प्रभावित कर रहे हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर आने से इतना तकनीकी विकास हुआ है कि आज हम ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं और ऑनलाइन ही सब चीज हो गई है। कंप्यूटर और इंटरनेट से कितनी हद तक क्रांति आई है और बहुत अच्छा हुआ है। पर ये सिर्फ जो कंप्यूटर और इन सॉफ्टवेयर की भाषा है वो इंग्लिश में है, पर हिंदी में उपलब्ध कराई जा चुकी है। हिंदी में कैसे इसका विकास हुआ इसके बारे में ये उत्तर लिखा गया है। आशा है कि आपको ये पूरा जो मैंने कोशिश किया है समझाने के लिए वो आपको समझ आया होगा। और ये भी बताना चाहूंगी कि आप जो पहला इसका पेपर तैयार करें, पहला पेज वो ऐसे वर्टिकल साइज में हो। मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल में पेपर लिया है, आप ऐसा ना लें, ऐसे वर्टिकल में लें खड़ा पेज, और उस पर आप नाम, रोल नंबर या और स्टडी सेंटर का अपना नाम, अध्ययन केंद्र जहाँ लिखा है, अध्ययन थोड़ा गलत हो गया, अध्ययन को आप सही कर लें, विषय, विषय कोड और कक्षा अपने लिखें और सुंदर सी फाइल तैयार करें। धन्यवाद, आशा है आपको समझ आया होगा।